हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो मुझे मेरे एप्लीकेशन स्टॉक 247 पर एक क्वेश्चन आया था जो हमारे मेंबर्स ऑलरेडी नहीं हैं। उनका क्वेश्चन था कि क्या मैम 2 अप्रैल को मार्केट क्रैश होने वाला है। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि जो पिछले 5 दिन से एफआईज ने 23,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी करी है, क्या वो ऐसे ही बने रहेंगे या फिर वो अगेन सेलिंग करेंगे। सो ये 2 क्वेश्चंस थे एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यूट्यूब पर इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। तो सोचा कि आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनती है एंड ये भी कि लगा कि शायद आप सभी को भी इसकी जरूरत होगी एंड जानने के लिए सभी को यहाँ पर क्यूरियस होगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि 2 अप्रैल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2 अप्रैल को जो है लिबरेशन डे है एंड इसी लिबरेशन डे के दिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने जो है बाकी कंट्रीज पर टैरिफ लगाने के लिए इसी डेट को चूज किया है, यानी कि 2 अप्रैल से जो है वो लगाने वाले हैं टैरिफ, जो भी अपना पिछले का वीडियो में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसीलिए तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा यही जो है जानना चाहते थे वो, एंड आई थिंक सभी जानना चाहते होंगे कि 2 अप्रैल को क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, रिकवरी एंड एफआईआईज भी वापस आए हैं, पिछले 5 दिन से लगातार खरीदारी करी है। तो क्या ये बने रहेंगे या फिर अगेन से बेचना चालू कर देंगे? ठीक है, तो इस वीडियो में इसी को हम डिटेल्स में जानने वाले हैं, तो बस बने रहिए मेरे साथ, पूरा जरूर देखिए। हम यूएस इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर क्या पड़ेगा, इसके साथ ही इस टैरिफ का असर इंडियन मार्केट पर क्या पड़ने वाला है, इसके पहले भी ऑलरेडी जो है क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं, ये सभी डिटेल्स में मैं कवर करने वाली हूँ। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि सिर्फ इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर ही नहीं, किस सेक्टर पर ज्यादा होगा एंड नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिविटी भी है, इसको जानने के लिए वीडियो को बस पूरा जरूर देखें। एंड हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। सबसे पहले तो अगर आप इस चीज से कंसर्न है, पैनिक कर रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि 2 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है, तो चलिए हम कुछ टाइम पीछे चलते हैं एंड कुछ पुराना डेटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि टैरिफ फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं अदर कंट्रीज पर, तो ये ऐसा नहीं है। इसके पहले यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, जब इनका टेन्योर था 2017 से लेकर 2021 के दौरान, इन्होंने ऑलरेडी पहले भी टैरिफ लगाया था। देखिए कहाँ कहाँ पर, चाइना पर, इंडिया पर, यूरोप, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर इन्होंने जो है कुछ मेजर टैरिफ्स लगाए थे एंड सेम चीज अभी भी अप्लाई हो रही है। चाइना, इंडिया, यूरोप, कनाडा और मैक्सिको ही मेन टारगेट रिसेंट भी हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हुआ था, मैं आपको डिटेल्स में समझाती हूँ, तो इस बार क्या इंपैक्ट रह सकता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 2018 में चाइना ट्रेड वॉर, ठीक है, ट्रंप ने जो है $50 बिलियन के चाइनीज गुड्स पर 25% का टैरिफ लगाया था। बाद में और भी टैरिफ्स ऐड किए गए एंड 550 बिलियन तक इसको पहुंचा दिया गया, डॉलर में है ये, ध्यान रखिए। तो इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रेड और स्टॉक मार्केट पर पड़ा। अब इस तरीके से टैरिफ लगाना, तो चाइना के साथ ऑलरेडी एक बार ग्लोबल ट्रेड हो चुका है एंड इसीलिए इस बार भी यही कंसर्न्स है कि मे बी ग्लोबल ट्रेड वॉर्स बढ़ सकते हैं अगर चाइना पर ये चीजें अगेन होती हैं तो। ठीक है, सेकंड देखिए 2018 में स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ लगाए गए। कहाँ कहाँ, इंडिया पर ऑलरेडी लगाया गया, यूरोप में, कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट होने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगा। ऑलरेडी ये पहले भी हो चुका है एंड सेम कंसर्न्स अभी भी वही है, वही बात हो रही है। अब देखिए इंडिया ने रिटेलिएशंस में अमेरिकन आलमंड्स, एप्पल्स और पल्सेस पर ड्यूटी बढ़ा दी। अब जैसे ही उन्होंने स्टील पर लगाया तो इंडिया ने क्या किया कि अमेरिकन आलमंड्स जो यहाँ पर इंपोर्ट होते थे, एप्पल्स एंड पल्सेस, इस पर इंडिया ने ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो यानी कि एक ट्रेड वॉर ऑलरेडी चलना शुरू हो गया था लगाने के बाद। फिर देखिए 2019 में क्या हुआ कि इंडियन जीएसपी को रिमूवल हो गया, यानी कि इसको हटा दिया गया। इंडिया का जनरलाइजेशन सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी स्टेटस हटा दिया गया, जिसमें इंडियन गुड्स को यूएस मार्केट में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती थी। यानी कि जीएसपी क्या है, ये एक ऐसा स्टेटस था जिसमें इंडिया को जो है ड्यूटी फ्री, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती थी यूएस में एंड वो प्रोडक्ट्स अपना जो है डायरेक्टली सेल कर सकते थे। तो उसको हटा दिया गया, इंडियन जीएसपी रिमूवल, यानी कि इस चीज को हटा दिया गया था इस टैरिफ के बाद। इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स पर इसका इंपैक्ट पड़ा, ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएंगे एंड सेलिंग प्रेशर पर असर पड़ेगा। फिर देखिए 2020 में फ्रांस और यूरोप के डिजिटल टैक्स टैरिफ, ट्रंप ने फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के डिजिटल टैक्स पॉलिसीज के जवाब में वाइन, चीज और लग्जरी गुड्स पर नया टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। देखिए ट्रंप के ऑलरेडी जो 2017 से लेकर 2021 तक का टेन्योर था, जो कार्यकाल था उनका, उसमें ऑलरेडी ये जो है ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर इसका असर पड़ा था। ऑब्वियसली कई सारी चेंजमेंट आई थी, ये चीजें
अब अगेन 2 अप्रैल को लिबरेशन डे के दिन ये अनाउंसमेंट आने वाली है। सेक्टर कौन कौन से हैं? ऑटो सेक्टर पर अनाउंसमेंट किया है उन्होंने कि वो लगाएंगे टैरिफ। स्टील एल्यूमिनियम ऑलरेडी है, एग्रीकल्चर पर ऑलरेडी है, एंड इसके अलावा मेन टारगेट कनाडा मैक्सिको ये तो है ही। एंड कनाडा मैक्सिको ऑलरेडी हमारे साथ भी जुड़े हैं ऑटो सेक्टर से, ऑलरेडी जेएलआर अपना टाटा मोटर्स जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इसको आगे कवर करते हैं। एंड आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 2018-2020 का इम्पैक्ट इंडियन शेयर मार्केट पर क्या पड़ा था। ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रेड वॉर्स तो बड़े थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ा था, इंडियन शेयर मार्केट पर क्या पड़ा था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हो रहा है। अब देखिए इंडियन शेयर मार्केट में इम्पैक्ट क्या था। नेगेटिव इम्पैक्ट पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ पॉजिटिव भी जानेंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ नेगेटिव नहीं था, इंडिया को कुछ बेनिफिट्स भी मिले थे। अब देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था। गिरावट वाले सेक्टर्स पहले बात कर लेते हैं हम। आईटी सेक्टर, ऑब्वियसली टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, जिसको मैं लगातार कह रही हूँ कि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर से ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग स्लो हो गई थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आईटी सेक्टर की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, 60% किसी का है, किसी का 80%, किसी का 85% यूएस यूरोप में लाकर, तो ऑब्वियसली वहां पर जो है असर पड़ेगा। एंड सेकंड क्या था, H1B वीजा पॉलिसीज टाइटन होने की वजह से इंडियन आईटी कंपनीज के हायरिंग और कॉन्ट्रैक्ट इंपैक्ट पड़े थे। सो इस वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स में गिरावट आ गई थी। एंड ये कंसर्न्स अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेम फेज में आईटी सेक्टर अभी भी है, यानी कि आईटी इंडेक्स पर ऑब्वियसली असर पड़ सकता है। एंड आईटी सेक्टर में अगेन ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें कंपनीज हमारी लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा शामिल है। सेकंड देखिए अगेन ऑटो सेक्टर ही हमारे रडार पर है, एंड ये पहले भी था। तो ऑटो सेक्टर लाइक मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने चैलेंजिंग ऑलरेडी पहले भी फेस की है। सो इसमें देखिए स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ की वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई थी। पहले के टेन्योर की हम बात कर रहे हैं। डिमांड कम होने से ऑटो सेल्स स्लो हो गई थी। एंड इसके अलावा मारुति और टाटा मोटर्स के शेयर्स 2018-2019 में गिर गए थे। आप देख रहे हो टाटा मोटर्स ऑलरेडी बुरी तरीके से गिर चुका है। फिर देखिए बात करें अगर हम फार्मा सेक्टर की, तो सन फार्मा इसमें फार्मा सेक्टर में मेनली इंक्लूडेड है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला। फार्मा सेक्टर की बात करें तो 40% डिपेंडेंसी है अपनी यूएस पर। इसके बाद देखिए यूएस और चाइना के ट्रेड टेंशन से एक्टिव जो एपीआईज है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट बढ़ गई थी। ऑब्वियसली डिपेंडेंसी उधर है, टैरिफ बढ़ने से इनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। सो फार्मा एक्सपोर्ट्स स्लो हो गए थे, एंड इस वजह से सन फार्मा और लुपिन के स्टॉक्स प्रेशर में हमेशा ही रहे उस टाइम जब तक ये चला। तो जिनकी डिपेंडेंसी ज्यादा होगी ऑब्वियसली उन पर ही नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अब उसके बाद देखिए फोर्थ क्या था, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक जैसे बैंक शामिल है। अब देखिए इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी जो ऑलरेडी चल रही है उसकी वजह से लोन डिमांड में गिरावट आ गई, लेकिन ऑलरेडी लोन बढ़ाने के लिए अपनी इंडियन गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। आरबीआई ऑलरेडी ये सब कुछ कर रही है ताकि लोन डिमांड्स हाई, लोन इंटरेस्ट रेट वगैरह कम कर रही है। तो ये इस बार थोड़ा सा चेंज है, ये पहले की बात हो रही है। इसके अलावा देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय बैंकिंग स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए थे। ये उस टाइम की बात है जब ये सब हुआ था, तो ऑलरेडी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। अभी तो 5 महीने से लगातार बेच रहे हैं, रिसेंट तो ये आए हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये अगेन सेलिंग प्रेशर अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ये कर चुके हैं। तो इस वजह से निफ्टी बैंक इंडेक्स भी प्रेशर में आ गया था जब इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था। अब पॉजिटिव क्या क्या हुए थे, फायदे वाले सेक्टर्स की बात करते हैं। आईटी सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिला था। देखिए आईटी सेक्टर प्रेशर में तो रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। प्रेशर कह रहा, शॉर्ट टर्म में गिरावट हुई थी, लेकिन बाद में इंडियन आईटी कंपनीज को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। ध्यान दीजिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, क्योंकि यूएस ने चाइना की कंपनीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, जिस वजह से इंडियन आईटी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिल गया। एंड टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में बाद में अच्छी रिकवरी आ गई थी। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई थी। सो जरूरी नहीं है कि हर चीज नेगेटिव ही हो। दूसरा, एफएमसीजी एंड कंज्यूमर गुड्स लाइक एचयूएल, नेस्ले, आईटीसी। मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ने से डिफेंसिव स्टॉक्स का डिमांड बढ़ गया था। यानी हमेशा ही होता है मार्केट में, अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है, इकोनॉमिकल कुछ भी प्रेशर आता है, तो ऑब्वियसली ये सेक्टर्स हमेशा बुलिश हो रहते हैं, एफएमसीजी एंड कंज्यूमर गुड्स वाले। तो इसमें देखिए एचयूएल, नेस्ले और ब्रिटानिया के शेयर्स में तेजी आई थी। तो आपको भी इस चीज के लिए सतर्क रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कहाँ बेनिफिट मिलेगा, कहाँ नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए सच में बहुत ज्यादा नीडफुल रहने वाला है। अब दूसरा देखिए, गोल्ड एंड सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, टाइटन गोल्ड ईटीएफ्स, जिसमें आते हैं गोल्ड ईटीएफ्स एंड टाइटन्स। देखिए यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट की वजह से ये राइज हो चुके थे। देखिए ट्रेड वॉर की वजह से इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में ज्यादा पैसा लगाया, एंड इस वजह से टाइटन के शेयर प्राइसेस गोल्ड ईटीएफ्स में तेजी देखी गई। सो भारतीय इन्वेस्टर्स ने इक्विटी से निकालकर गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना शुरू कर दिया।
तो ये आगे कंसर्न्स हो सकते हैं अगर बुरी तरीके से टैरिफ का असर पड़ता है तो आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं किस किस सेक्टर पर, ये भी आपको बता दिया कि ये शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी पहले भी देखी जा चुकी है एंड आगे भी देखी जाएगी। सो ओवरऑल हम बात करते हैं कि 2018-2020 के ट्रेड वॉर पीरियड में क्या इंपैक्ट रहा था अपने इंडियन शेयर मार्केट पर। तो पहला है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 2018 के बीच काफी वॉलेटाइल रहते हैं एंड ये तो हम पिछले 6 महीने से ऑलरेडी झेल ही रहे हैं। 2019 में इंडिया यूएस ट्रेड टेंशंस बढ़ने पर करेक्शन आ गया था। 2020 में कोविड की वजह से एक अलग इंपैक्ट था, लेकिन 2020 के सेकंड हाफ में मार्केट ने ट्रेड वॉर के इफेक्ट्स को रिकवर कर दिया था, यानी बाद में चीजें नॉर्मल हो गई थी। सो अगर 2025 में एक कंक्लूजन है कि ट्रंप नए टैरिफ लगाते हैं तो सिमिलर इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर हो सकता है, जिसमें कहां कहां असर पड़ेगा, आईटी, ऑटो, फार्मा, बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में आ सकते हैं, जबकि गोल्ड और एफएमसीजी में डिमांड बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान रखिए। तो मे भी आपको समझ आ गया होगा कि पहले जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं उसका प्रेशर कहां कहां रहा था, कहां फायदा मिला था, कहां नुकसान हुआ था, ये चीजें क्लियर हो गई। अगर ऐसा होता है तो इस बार भी ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट इस बार है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर कह सकते हैं, चाहे अपने मार्केट को लेकर कह सकते हैं कि इस बार एफआईज ने एंट्री दिखाई है, लेकिन बुरी तरीके से चीजें होती हैं तो अगेन वो जा भी सकते हैं। सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, ये शॉर्ट टर्म रह सकता है, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें अलग है। आरबीआई एंड अपनी गवर्नमेंट बजट एंड ऑल लेकर, इंटरेस्ट रेट लेकर, ये अलग चीजें कर रही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर एफआईज की सेलिंग पहले से ही है एंड इसके अलावा अपने जो है रुपीज की वैल्यू भी बहुत कम है एंड इस बार अपने अर्निंग्स पर भी डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है कि क्या हो सकता है मार्केट में, वो डिपेंड करेगा कि कितना बुरा असर मार्केट पर पड़ता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर एफआईज अगेन बेचना चालू करते हैं तो प्रॉब्लम फिर से वही हो सकती है जो ऑलरेडी पहले हो चुकी है। कहाँ कहाँ लग रहा है, थोड़ा सा इसको हिंदी में ही जो है डेटा कलेक्ट किया है। सो रूस में जो इम्पोर्ट ऑयल्स होते हैं उनकी टैरिफ है, ट्रम्प ने जो है 25 से 50% तक सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है यदि यूक्रेन वॉर का समाधान नहीं होता है, जो उनके बीच चल रहा है क्राइसिस, अगर वो समाधान नहीं होता है तो वो रशिया पर जो है रशिया के इंपोर्ट पर ऑयल के लिए 25 से 50% तक का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दूसरा, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो दी है जिसमें अपना जेएलआर बिजनेस टाटा मोटर्स का आता है, तो टाटा मोटर्स इंपैक्ट कर सकता है। सोना, बीएलडब्ल्यू जैसी कंपनीज आ सकती हैं इंपैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली कंपोनेंट्स बनाने के लिए लीडरशिप है एंड 40% डिपेंडेंसी उसकी नॉर्थ अमेरिका पर है। उसके साथ ही अपना जो है मदरसन सोमी वायरिंग जो है उस पर ये संवर्धना मदरसन उसकी है, क्योंकि कनाडा, मैक्सिको में सबसे ज्यादा इसके कंपोनेंट्स जाते हैं एंड वहां से डिपेंडेंसी उनकी नॉर्थ अमेरिका में सेलिंग होती है, तो इस वजह से उस पर भी ये 22 से 28% जो की है। तो ये सारी कुछ कंपनीज पे असर अपना बुरा हो सकता है। इसके अलावा देखिए, चाइना, कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट पर टैरिफ है 20% टैरिफ। कनाडा, मैक्सिको से जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो ऑलरेडी 2 अप्रैल तक जो छूट दी गई थी उसको जो है अब 2 अप्रैल से लागू करने वाले हैं। ऑलरेडी यूरोपियन संघ जो है उस पर, उसके इंपोर्ट पर 25% टैरिफ की घोषणा की गई है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स ऑलरेडी शामिल हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, जो कि लिबरेशन डे के दिन रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही है। देखिए, अब सेम इंपैक्ट वो भी यही रहेगा, सेम आईटी सेक्टर ऑलरेडी, ठीक है। आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यूएस ने चाइना पर नए टैरिफ्स लगाए हैं। ध्यान दीजिए, आईटी सेक्टर पर थोड़ा सा चेंज है। यूएस ने चाइना पर नए टैरिफ्स लगाए हैं, जिससे इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स पर भी हो सकते हैं। यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने से ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग स्लो हो सकती है, निफ्टी आईटी इंडेक्स और मेजर स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है। ऑटो सेक्टर लाइक मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो इंक्लूडेड हो जाएंगे, क्योंकि ऑटो पार्ट्स और स्टील्स पर नए टैरिफ की वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया क्या क्या रहेगा। ये आगे की बात हो रही है कि क्या क्या हो सकते हैं। इंडियन ऑटो एक्सपोर्ट्स भी इंपैक्ट करेगा, जो मार्केट में नेगेटिविटी ला सकता है। ऑटो स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। बैंकिंग सेक्टर सेम, एफआईआईज जो है इंडियन मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं, खास करके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से। रूपी डेप्रिसिएशन होने से, जैसे कि अभी बताया, इंपोर्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है एंड आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पर मजबूर हो सकते हैं। आरबीआई अभी जैसे कि घटाया है रेट्स का, तो ये मजबूरी में उनको ऐसा करना पड़ सकेगा अगर टैरिफ का असर बुरा रहा तो। इसके बाद मेटल एंड एनर्जी सेक्टर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, ओएनजीसी, रिलायंस एंड कोल इंडिया। ट्रंप के रशिया ऑयल और मेटल टैरिफ का इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि बताया अभी आपको, रशिया ने यूक्रेन वाला अगर नॉर्मल नहीं होता तो उन्होंने 25% से 50% टैरिफ लगाने की जो धमकी दी है, तो उससे जो है ऑयल एंड मेटल टैरिफ का इंपैक्ट इंडियन कमोडिटीज पर ऑब्वियसली पड़ सकता है। सो इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी एंड करेंसी वीक होती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ऑब्वियसली इसका असर शेयर मार्केट पर पड़ता है, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तो शेयर मार्केट
पे बुरा असर देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली मेटल एंड एनर्जी स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन सेम पॉजिटिव पॉइंट्स भी क्या रहेंगे, जैसे कि बताया, ऑलरेडी डिस्कस किया कि उस टाइम भी एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स, ये सब बढ़ गए थे क्योंकि ट्रेड वॉर्स हो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, इस वजह से डिफेंसिव स्टॉक्स की डिमांड्स बढ़ जाती है। एंड इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स प्रेफर करेंगे जो एफएमसीजी स्टॉक्स में आता है, तो एफएमसीजी सेक्टर्स अपसाइड हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है कि कहाँ जाना है। दूसरा, गोल्ड एंड सेफ हेवन एसेट्स, टाइटन या फिर गोल्ड ईटीएफ। टाइटन की बात नहीं है, जो भी आपको गोल्ड में बेटर स्टॉक्स दिख रहे हैं उनसे रिलेटेड आप जा सकते हो, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने से इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर जो है सेफ इन्वेस्टमेंट जाता है, जो कि गोल्ड एंड बॉन्ड्स माना जाता है या फिर ईटीएफ्स माना जाता है। तो इस वजह से इनमें तेजी आ जाती है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ये रहेगा कि हमें कहाँ जाना है। इसके बाद देखिए, इस बार थर्ड है फार्मा एंड हेल्थ केयर, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन कंपनीज। इसमें इस बार, पिछली बार जो है नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कैसे? यूएस और चाइना के टेंशंस बढ़ने से इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम देखिए, चाइना से अगर होता है, मतलब वहां पर अगर टेंशंस बढ़ती है, तो यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है, जो एपीआईज के एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि आपको बताया, पिछली बार क्या पॉजिटिव आया था कि आईटी सेक्टर को बेनिफिट ज्यादा मिल गया था, एंड इस बार फार्मा सेक्टर को मिल सकता है। लेकिन मेजर कंसर्न क्या है कि एफआईआई सेलिंग प्रेशर, कि अगर मार्केट, ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है तो एफआईआईज इक्विटी से इंडियन मार्केट्स अगेन जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की अगर बात करूँ ना, तो ग्लोबल मार्केट से ऑलरेडी जुड़ा है, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने से यूएस इकोनॉमी पर खुद भी असर पड़ने वाला है। खुद यूएस इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है इसका, जिसमें देखिए पहला क्या है कि हायर कंज्यूमर प्राइसेस। टैरिफ विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स लीडिंग द हायर कंज्यूमर प्राइसेस। मैं इसको हटाकर आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर ये टैरिफ वाला कंसर्न बढ़ता है या फिर टैरिफ इस तरीके से लगाया जाता है, तो खुद वहां की जो पब्लिक है यूएस की, उनको भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से देखिए क्या होगा, गवर्नमेंट को तो फायदा होगा, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं, उसे सिर्फ ऑटो सेक्टर के टैरिफ से 100 बिलियन तक का टारगेट रखा है। वो तो चाहते हैं कि आगे इनकम टैक्स वालों को बेनिफिट मिल जाएगा, वो छूट देंगे, जीरो टैक्स करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो टैक्स नहीं देते उनका क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स के अंडर आते ही नहीं है, उतनी अर्निंग्स ही नहीं होती है कि वो टैक्स भरे, तो उनका क्या? उनके लिए तो इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब ही झेलना पड़ेगा। अगर कोई चीज 25% की नॉर्मली एक मिनिमम बात हो रही है, तो यानी कि 1,000 रुपए की कोई चीज है, तो 25% का टैरिफ, यानी कि उसको 1250 में शॉर्ट करें तो 100 रुपए का एग्जांपल दूं तो 100 रुपए की चीज 125 रुपए, यानी कि हर पब्लिक को 100 रुपए की चीज को 125 रुपए देना पड़ेगा। जो 100 रुपए का प्राइस तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन उस 25 रुपए कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट को तो वो मिल रहा है, एंड उस वजह से वो टैक्स रिलीफ कर देगी। लेकिन जिसको टैक्स नहीं मिल रहा है, तो उसको तो ऑलरेडी 125 रुपए दे ही रहे हैं ना, तो उनको कहाँ से बेनिफिट मिल रहा है? तो इस वजह से वहां पर ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही है। वहां के लोग, वहां के एक्सपर्ट्स इस चीज से चिंतित है कि अगर ऐसा होता है तो वहां पर महंगाई दर बढ़ सकती है, मंदी आ सकती है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, इस तरीके के कंसर्न्स आगे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिड्यूस हो सकते हैं, एंड वहां भी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकती है, एंड ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं कि यूएस मार्केट कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है। सो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी इंडियन मार्केट, यूएस में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर पड़ेगा ही पड़ेगा, सेक्टर वाइज पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल, अपैरल, ज्वेलरी, ये सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। एक्सपोर्ट्स जो भी करते हैं उनको प्रॉब्लम होगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा कहाँ पर? इफ चाइना गुड्स बिकम एक्सपेंसिव इन द यूएस। देखिए, हमें बेनिफिट एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब यूएस एंड चाइना में प्रॉब्लम होती है, वहां पर ट्रेड वॉर का कंसर्न बढ़ता है, या फिर वहां कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ही खुद को जो है अपने इंडियन मार्केट को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। पॉलिसी एडजस्टमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट में लोअर टैरिफ ऑन सर्टेन यूएस इंपोर्ट टू बैलेंस ट्रेड इम्पैक्ट। अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है बैलेंस करने के लिए, तो बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज हमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल देती हूँ बेनिफिट का, कि इसके पहले जो है क्या क्या बेनिफिट 2018-19 के बीच इंडिया को मिला था। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रीड भी कर सकते हो। फायदा क्या होता कि इंडिया को क्या फायदा होता? पहला, एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ गए थे। चाइना से जो इम्पोर्ट यूएस करता था, ध्यान दीजिए, चाइना से जो इम्पोर्ट यूएस करता था उसका अल्टरनेटिव इंडिया बन गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स को बेनिफिट मिला। ठीक है, मेक इन इंडिया बूस्ट हुआ। यूएस ने चाइनीज गुड्स पर हैवी टैरिफ लगाए थे, कंपनीज इंडिया में शिफ्ट होने लगी थी। यूएस ने चाइना में हैवी टैरिफ लगा दिया, तो उस वजह से जो है यूएस कंपनीज कहाँ आ गई? इंडिया में शिफ्ट होने लगी, जैसे कि एप्पल, सैमसंग जैसे ब्रांड ने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एक्सपेंड करी। ये कुछ बेनिफिट भी मिले। स्टॉक मार्केट ग्रोथ हुआ, इंडिया में आईटी एंड फार्मा स्टॉक्स बुलिश हो गए, क्योंकि यूएस के नए सप्लायर चाहिए थे, एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स में पॉजिटिविटी देखने को मिली। लेकिन इस बार आईटी कम, इस बार जो है फार्मा सेक्टर को ही थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, तो मिल सकता है। अगर
उनमें प्रॉब्लम होती है तो यूएस चाइना, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आगे चीज़ें कैसे बैलेंस होती है, क्योंकि अपनी इंडियन गवर्नमेंट में अगर कुछ एक्शन लेती है बैलेंस करने के लिए तो शायद नॉर्मलाइज रहेगा, अगर नहीं करती है तो प्रॉब्लम में भी हो सकती है। आगे वेट एंड वॉच करना है। वैसे आप बताइए, आपको क्या लगता है कि 2 अप्रैल को टैरिफ के बाद क्या स्टॉक मार्केट अपना क्रैश करेगा? इसका बुरा असर पड़ेगा? एफआईआई चले जाएंगे? मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।